हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले मध्य बिंदु प्रमेय यानी मिड पॉइंट थ्योरम को देखेंगे। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। चलिए मैं यहाँ पे इसके लिए एक त्रिभुज पहले यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देता हूँ ए बी सी। ये आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं, हम लोग ए बी और ए सी ले लेते हैं, इन दोनों के मध्य बिंदु, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु डी ले लेते हैं और इसका यहाँ मध्य बिंदु ई ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी ना, यानी कि ये जो डी होगा, यह समांतर होगा बीसी के और बीसी का आधा भी होगा। ये हमें साबित करके यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए पहले क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है इसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। ठीक है, ए बी और ए सी के भुजाओं के मध्य बिंदु कौन है? डी है और ई है। त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, और ये हमने डी को मिला दिया हुआ है। यहाँ पे लिखना है कि तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? तो सिद्ध करना है इसमें कि ये जो डी आप देख रहे हैं, डी ये समांतर है बीसी के और लंबाई में उसका आधा है। डी जो है आधा होगा किसके? बीसी के। ये भी हमें सिद्ध करना है। चलिए तो इसमें हम थोड़ी रचना करेंगे। रचना में देखिए क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें ये जो डी देख रहे हैं ना, इसको एफ तक बढ़ा देते हैं और इस तरीके से एफ तक बढ़ाते हैं ताकि ये डी ई एफ के इक्वल हो। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ सी से एफ को मिला देते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ रचना में ये चीज़ें लिख देंगे। तो रचना किया है इसलिए मैं इसे डॉटेड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपकी रचना में हमने क्या किया है कि रेखाखंड डी को एफ तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी जो बराबर हो जा रहा, ये डी जो बराबर हो जा रहा इस ई एफ के इक्वल, या एफ ई भी आप लिख सकते हैं। ई एफ लिखिए या एफ ई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए पर ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे तो ये इसके बराबर है और ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से ये वाला भी ए ई भी इस सी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ई मध्य बिंदु है, इसलिए समझ रहे हैं ना बात को। और तीसरा यह एंगल इस एंगल के बराबर हो ही जाएगा, है ना जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से, तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसका अब हम लोग प्रमाण यहाँ पर देखते हैं। पहले इसको यहाँ पे हम लोग सर्वांग सम करेंगे। त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज सी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए ई डी और यहाँ सी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होता है। अब इसके बाद चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं। इनको सर्वांग सम करने के लिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इसमें ए ई है तो इसमें ये सी इक्वल हो जाएगा ए ई सी के इक्वल। क्यों? क्योंकि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा एंगल ए ई डी इक्वल टू में एंगल सी ई एफ शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तीसरा, तो यहाँ पर ये देखिए रचना से हमने दिखाया है कि डी जो है ना एफ ई के बराबर है रचना से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, त्रिभुज ए ई डी
सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CEF के। कैसे हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे भूल गए हम लोग, ये इसके बराबर EF तथा इसमें हमने एक और काम किया था, CF को मिलाया। ये मैं छूट गया था, इसमें लिखना भूल गया था। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये दोनों सर्वांगसम हो गया, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये AD जो होगा ये बराबर हो जाएगा इसके, किसके? CF के। ठीक है ना, CPCT से, है ना जी, CPCT से हो जाएगा। अच्छा, एंगल पहले इसको क्लियर कर लेते, फिर उसके बाद देखिए, फिर इसके बाद हम लोग अगर इन त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में देखें तो ये DAB का मध्य बिंदु है। चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, D जो है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से ये जो AD होगा, AD वो आपके इस BD के इक्वल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग इन दोनों से लिख सकते हैं कि यहाँ पे BD जो होगा बराबर हो जाएगा CF के। अच्छा, चूंकि हमने वहाँ त्रिभुज AED सर्वांगसम दिखाया है त्रिभुज CEF के, CEF के, है ना, साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं। ठीक है, जब ये सर्वांगसम है ये दोनों, तो यहाँ से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा। एंगल ADE बराबर में एंगल CFE हो जाएगा ना जी। ये एंगल CPCT से हो जाएंगे, तो CPCT से जब बराबर हो गए तो ये आपके कैसे, ये एकांतर अंतःकोण के युग्म है ये, तो इसका मतलब ये इसके समांतर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण के, अंतःकोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर AD समांतर हो जाएगा CF में। अच्छा, तो AD समांतर CF हो गया, तो इसलिए आप AB समांतर भी CF लिख सकते हैं। जब AB ये समांतर CF लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग BD समांतर भी CF लिख सकते हैं। ये वाला भी, ये पूरा समांतर है तो इतना भी तो ये समांतर हो जाएगा। और चूंकि ऊपर हमारा BD बराबर है CF के, साबित कर चुके हैं, तो साबित कर चुके हैं, तो हम लोग को ये भी पढ़े हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो ये BD CF के इक्वल है और समांतर भी है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं। इसलिए BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पे आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ से DF बराबर हो जाएगा BC के, तथा DF समांतर भी हो जाएगा BC के। चलिए DF को हम लोग यहाँ पे DE प्लस का FE नहीं लिख सकते हैं, और इसको देखो DF को हटाकर हम DE भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DE प्लस में FE ये दोनों इक्वल है, इसको भी DE लिख देते हैं, इक्वल टू में BC, तथा ये जो है वैसे लिख देते हैं DE समांतर है BC के। तो यहाँ से देखिए 2DE हो जाएगा इक्वल टू में BC, तथा यहाँ पे है DE समांतर है BC के। दो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से DE जो हो जाएगा आधा हो जाएगा BC के, ये हमने दिखा दिया, और तथा DE जो हो जाएगा समांतर भी हो जाएगा BC के, ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो हमसे हमने यहाँ पे यही निष्कर्ष निकाला कि अगर त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखाखंड हो तो वह रेखाखंड तीसरे भुजा के समांतर और उसकी लंबाई में आधी होती है, ये ध्यान रखना होगा। यही है आपका मध्य बिंदु प्रमेय। चलिए अगला देखते हैं प्रमेय। ये जो अभी जो आप प्रमेय देखे थे मध्य बिंदु प्रमेय, उसी का ये विलोम प्रमेय है। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय का ही ये विलोम प्रमेय है। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसको समझ लेते हैं।
ये आपका एक त्रिभुज हो गया ABC, इस त्रिभुज को ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए हम लोग इस त्रिभुज ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं D, इस मध्य बिंदु से इस एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये BC के समांतर एक भुजा खींची जा रही है, ये आप DE ले लो, ये D जो है BC के समांतर खींचा गया और D AB का मध्य बिंदु है, तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाना होगा। समझ रहे ना बात को। चलिए पहले क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। AB का मध्य बिंदु कौन है? D है। और यहाँ पे ये जो D है ना, ये समांतर है BC पर, है ना, तथा DE AC को E पर काटती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? ये जो E जो है ना, AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, ये हमें साबित करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना करेंगे, रचना करते हैं, या रचना ना करके जो हम इस प्रमाण करेंगे ना, उसी में हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो रचना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ हम लोग मान लेते हैं रचना में कि AC का मध्य बिंदु, यहाँ भी लिख सकते हैं, या जो प्रूव करेंगे उसमें भी दिखा सकते हैं, मध्य बिंदु F लेकर एक रेखाखंड DF खींचा। देखिए हम लोग ये E तो मध्य बिंदु है नहीं, पहले से हम लोग क्या करते हैं, AC का मध्य बिंदु हम लोग रचना से ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पर हम लोग एक फिर DF खींच देते हैं, ये DF खींच देते हैं, रचना कर देते हैं। ये रचना में भी लिख सकते थे, या जो सिद्ध करेंगे उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि D, हम लोग देख रहे हैं कि D AB का मध्य बिंदु है और F हमने AC का मध्य बिंदु ले लिया है। चूंकि D AB का मध्य बिंदु है तथा F AC का मध्य बिंदु रचना के द्वारा है। तो अभी जो हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा था उसके अनुसार हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से ये जो DF होगा समांतर हो जाएगा BC के। अच्छा, चूंकि हमारे पास DE समांतर BC दिया है, ये दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु से एक रेखा के समांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी रेखा के समांतर एक बिंदु से केवल एक रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं खींच सकते हैं। इसका मतलब यहाँ ये जो DE और DF देख रहे हैं, ये दोनों एक ही है, संपाती है, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः DE तथा
DF संपाती है, अर्थात E और F एक ही बिंदु है, अर्थात E तथा F एक ही बिंदु है। तो जब ये एक ही बिंदु हो गया तो हम लोग देखे थे कि F जो है AC का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे E जो है E AC का मध्य बिंदु होगा, इसलिए E AC का मध्य बिंदु है या मध्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि F AC का मध्य बिंदु है, तो इसलिए E भी मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये रचना से था। चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रमेय जो देख रहे हैं इसको अंतःखंड प्रमेय कहेंगे। अंतःखंड प्रमेय देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि 3 या 3 से अधिक समांतर रेखाएं हों और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हों तो अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होंगे। समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर 3 रेखाएं ले लेते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 3 समांतर रेखाएं ले लेते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग 3 समांतर रेखाएं ले लिए। ठीक है, अच्छा इसका नाम ले लेते हैं, इसको L, इसको M और इसको N कर देते हैं। एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको P ले लेते हैं और एक और अन्य ले लेते हैं Q, एक अन्य तिर्यक रेखा ले लेते हैं Q। ठीक है, तो और देखिए ये किन किन बिंदु को काट रहे हैं, यहाँ पे A पर, यहाँ पर B पर और यहाँ C पर, यहाँ D पर, यहाँ E पर और यहाँ पर F पर। अगर AB BC के बराबर, अंतःखंड यही होते हैं समांतर रेखाओं के बीच में, जो तिर्यक रेखा के बीच वाला खंड है ये इसके बराबर है, तो हमें दिखाना है कि ये D भी EF के इक्वल हो जाएगा। यही हमें यहाँ पर दिखाना है, यानी कि ये अंतःखंड बराबर है तो ये अंतःखंड भी बराबर होगा। तो पहले क्या दिया है इसको लिख लेते हैं और क्या सिद्ध करना है उसको भी। दिया क्या है कि L, M और N 3 समांतर रेखाएं हैं, 3 समांतर रेखाएं हैं। P एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है जो क्या कर रहा है, इन तीनों को यानी कि किसको, L, M तथा N को क्रमशः बिंदुओं A, B और C पर काटती है, ऐसा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर ये भी दिया है कि ये वाला अंतःखंड बराबर है, AB जो है ना बराबर है BC के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दूसरा इधर जो अंतःखंड जो होगा, यानी कि सिद्ध करना है कि DE जो होगा, DE वह बराबर है EF के। दिया है, मैं ये भी लिख सकते हैं कि एक अन्य रेखा Q भी लिया है। ठीक है ना जी, एक अन्य तिर्यक रेखा ऐसा लिख देंगे, ऐसा अच्छा रहेगा। एक अन्य तिर्यक रेखा Q जो L, M तथा N को क्रमशः D, E तथा F पर काटती है, ऐसे ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है खास, लेकिन लिख देना। चलिए इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करने वाले हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि बिंदु E से यहाँ पर
एक रेखा खींचते हैं कुछ इस तरह से। किस तरह से खींचे हैं जी? ये इस तरह से खींचे हैं ताकि ये जो है ए बी इसके समांतर हो जाए, या ए सी जो होगा इसके समांतर हो जाए, ये उस तरह से खींचे हैं। इधर देते हैं जी, ठीक है, इस पर लिख देते हैं जी बिंदु, इधर देते हैं बिंदु एच। बात को समझे ना जी? हमने रचना में क्या किया है कि लिख देते हैं कि रेखा P के समांतर रेखा ये P है ना, पूरा P के समांतर रेखा, यहां पर ये समांतर रेखा खींचा जो 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 बिंदु E से गुजरती है तथा L और N को क्रमशः G तथा H पर काटती है, ऐसा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, समझे ना? चलिए, तो अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। अच्छा देखिए क्या करते हैं, हमारे पास ये L समांतर है M के, यानी कह सकते हैं L समांतर है M के, दिया है, तो यहाँ AG समांतर BE भी लिख सकते हैं। अच्छा, चूंकि P समांतर है GE के, GH के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, GH के, ये हम लोग P देखा इसके समांतर लिया ना जी, ये भी रचना से है, रचना से। तो यहाँ पे AB समांतर लिख नहीं सकते हैं GE, AB GE के समांतर और AG BE के समांतर, इसलिए AGEB एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पे हो गया तो यहाँ से आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी नहीं, AB GE के बराबर हो जाएगा, AB GE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार BCHE एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसी तरह से ये भी हो जाएगा BCHE, ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे BC जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, इसके EH के, है ना, या HE भी लिख सकते हैं, BC जो हो जाएगा HE के। ठीक है, बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज होने के कारण। अच्छा, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, तो इन दोनों तीनों से देखिए, यहाँ पर इन दोनों से देखिए, यहाँ पर GE है और यहाँ HE है, ठीक है ना जी, यहाँ AB है और BC है, तो ये AB BC के बराबर है ना, तो ये दिखा देते हैं, अगर AB BC के बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पहले दिखा देते हैं, हमारे पास चूंकि AB जो है बराबर दिया है BC के, इसलिए ये AB जब BC के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, GE जो होगा बराबर हो जाएगा HE के। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ध्यान से, त्रिभुज GED तथा त्रिभुज HEF में, जैसे देखिएगा GED और HEF में, इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो देखो एक तो हो जाएगा यह कोण इस कोण के बराबर, एंगल GED, ठीक है, बराबर में एंगल HEF, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना जी। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरी बात क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा, ये हमने दिखा दिया, यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे,
ये जी जो है ना, जी बराबर है एच ई के। साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब तीसरा, यह वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। एंगल एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर ई जी डी बराबर में एंगल यहाँ पर ई एच एफ, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे? एकांतर अंतःकोण के युग्म है, इसलिए एकांतर अंतःकोण के युग्म है। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज जी ई डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एच ई एफ के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा जी? तो एंगल साइड एंगल, भुजा कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से हम लोग ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो डी हो जाएगा, डी वह एफ ई के बराबर हो जाएगा। डी जो हो जाएगा वह एफ ई के बराबर हो जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं, ये जो डी है बराबर हो जाएगा ई एफ के। डी जो है बराबर हो जाएगा ई एफ के। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे भी यहाँ दिखा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।